हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैक बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th जो आप लोग का हिंदी का पेपर होने वाला है 4 फरवरी को। उसके लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख चुके थे, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोग का रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में गद्यांश का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। यहाँ पर गद्यांश में देख लीजिए क्या लिखा है। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा बनना, है ना। किसी दूसरे पर बोझ न बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बना कर रख देने वाला जो है ना क्या हुआ करता है। ठीक है, पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता, है ना। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अर्थों का जो है ना दोस्तों क्या आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होता है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा करता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग गद्यांश था, है ना। गद्यांश को अगर पढ़िएगा नहीं तो आप लोग आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो आप लोग का उत्तर है दोस्तों क्या दिया है देख लीजिए, है ना, कि 1 से लेकर 4 तक जो उत्तर है ना गद्यांश में ही दोस्तों आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, स्वावलंबन का जो है अर्थ पूछा है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ए में आप लोग का दूसरों पर आश्रित रहना, बी में है अपना सहारा स्वयं बनना, सी में है खुश नहीं रहना और डी में है दुख पीड़ा सहना, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपना सहारा स्वयं बनना। स्वावलंबन का अर्थ यही होता है। ठीक है, गद्यांश में आप लोग पढ़े, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, क्या कि परावलंबी कैसे लोग होते हैं। परावलंबी जो है कैसे लोग होते हैं दोस्तों, तो जो है दूसरों पर आश्रित रहने वाले होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान देंगे। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। ए में देख लीजिए परावलंबी व्यक्ति, बी में अभिमानी व्यक्ति, सी में अधर्मी व्यक्ति और डी में आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आत्मनिर्भर व्यक्ति, है ना। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान देंगे कि व्यक्तित्वहीन, है ना, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। ए में आपका दिया है ईश्वर के समान, बी में है पशु और कीड़े मकोड़े के समान, सी में है वीरों के समान और डी में है शिष्य के समान। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हम लोग गद्यांश से पढ़े कि पशु और कीड़े मकोड़े के समान, है ना दोस्तों। तो हम लोग 1 से लेकर 4 तक उत्तर देख लिए। अब इसके बाद आप लोग का जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा काव्यांश, है ना। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए उत्तर को सुनना है ना। चलिए काव्यांश देख लीजिए, यानी कविता दोस्तों क्या है। तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टा दृष्टि से देखे। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो अदम्य बलशाली। भाषा वेश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई, भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पौरुष होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का जो है काव्यांश हुआ है। चलिए अब लोग क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों। काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है। माँ की उपाधि दोस्तों किसे दी गई है ना, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत को जो है ना माँ की उपाधि दी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में क्या है कि कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है ना, कितनी भुजाओं वाला। ए में दिया है दोस्तों 1 अरब, बी में है 1 अरब से अधिक, बी में है 2 अरब और डी में है 2 अरब से अधिक। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अरब से अधिक। आप लोग काव्यांश में देख सकते हैं, काव्यांश में दिया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, है ना दोस्तों। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भारत की संस्कृति कैसी है
है ना। भारत की संस्कृति कैसी है दोस्तों, तो वो जो है साझी संस्कृति है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सुदिनों में हम क्या करते हैं, सुदिनों में जो है हम क्या करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं, इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 8 तक हो गया। अब आप लोग का रहेगा दोस्तों व्याकरण से क्वेश्चन, है ना। व्याकरण से क्वेश्चन देख लीजिए आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देख लीजिए बच्चा सो रहा है, बी में देख लीजिए कौन जा रहा है, सी में सीधा पत्र लिखती है, डी में ऊंट दौड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें 9 नंबर जो है ना, इसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को हो जाएगा रीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है, पत्र लिखती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए में देख लीजिए बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है नहीं बताएगा, ऑप्शन ए गलत हो गया, बी भी गलत, इस तरह डी भी गलत, है ना। मतलब कि इसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो पूछा था, रीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, बताया गया पत्र, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आज वर्षा होती, सही अव्यय पद को चुने, है ना। यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा काश, है ना, काश आज वर्षा होती, है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, है ना। ताकि दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस प्रकार से आप लोग का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग कि जो गुणी होता है उससे सभी चाहते हैं, वाक्य का प्रकार बताएं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ध्यान देंगे कि नवरत्न, है ना। दोस्तों नवरत्न कौन सा समास है, तो ये जो है आप लोगों का दोस्तों हो जाएगा द्विगुणी समास, क्या हो जाएगा, द्विगुणी समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम लोग 14 तक देख लिए। चलिए फिर आप लोग का गद्यांश आ जाएगा दोस्तों, है ना। इस प्रकार से देख लीजिए, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस दिए गए प्रश्न को सही विकल्प का चयन करें। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है गद्यांश, कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ है, काशी में बिस्मिल्लाह खान है, काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खान है, वो इन रसिकों से अपकृत्य होने वाला अपार जन समूह है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का गद्यांश हुआ। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या करे, ध्यान देंगे दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है ना। गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, ए में लखनवी अंदाज, बी में नेताजी का चश्मा, है ना, सी में नौबत खाने में इबादत, और डी में है बाल गोविंद भगत। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में इबादत, है ना दोस्तों, इसी पाठ से लिया गया है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, क्या कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों इसका पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक का नाम पूछा है, यशपाल हो जाएंगे, शिवम प्रकाश हो जाएंगे, मनु भंडारी हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, यतीन्द्र मिश्र जो है इनके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है। तो काशी के दोस्तों संस्कृति का पाठशाला कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 नंबर का, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18 नंबर में देख लीजिए क्या है, ध्यान देंगे आप लोग कि तो मैं काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है ना। ए में देख लीजिए आनंद धाम, बी में मंगल धाम, सी में मंगल कानन, आनंद कानन, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गद्यांश में पढ़े आनंद कानन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आप लोग का काव्यांश है। काव्यांश को चलिए पढ़ते हैं। क्या कि गायन के चट्टान जैसे भारी भरकम स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, है ना। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। इस प्रकार से हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान देंगे, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो काव्यांश है दोस्तों, ये आप लोगों का लिया गया है किस पाठ से, तो ये आप लोगों का लिया गया है संगतकार, जो पाठ है ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर देख लीजिए, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो दोस्तों ये जो आपका संगतकार है, इनके कवि कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का मंगलेश डबराल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लीजिए 21 नंबर, क्या है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है ना, कैसी थी। तो चट्टान जैसी भारी, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देख लीजिए 22 नंबर, क्या है कि इस संगीतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है। छोटा भाई हो सकता है, इसी से हो सकता है, दूर का कोई रिश्तेदार, यहाँ पर सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दिस, सब कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब आप लोग का जो रहेगा क्वेश्चन दोस्तों, वो आप लोग का सिलेबस आधारित रहेगा, है ना, जिसमें आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या करें, ध्यान देंगे कि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो दोस्तों खीरा खरीदा था, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 24 नंबर, क्या कि लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था दोस्तों। तो ए में देख लीजिए राजनीतिक कारण, बी में है आर्थिक कारण, सी में है विचारों की भिन्नता और डी में है उम्र की भिन्नता। तो यहाँ पर 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वो आप लोग का हो जाएगा सी, विचारों की भिन्नता। क्या हो जाएगा, विचारों की भिन्नता दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे देख लीजिए 25 नंबर, क्या है दोस्तों कि फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी, है ना, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, कार्यकाली भाषा, कार्यालयी भाषा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राष्ट्रभाषा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लीजिए 26 नंबर, क्या है कि कन्यादान कविता में किसका दुख है संगिक बताया गया है। ए में देख लीजिए माँ, बी में पिता, सी में भाई, डी में बहन। इसका हो जाएगा 26 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, माँ, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 27 नंबर, क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया। तो दोस्तों श्री राम जी ने, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया। चूहा निकल आया, बिच्छू निकल आया, सांप निकल आया, फिर न्योला। तो उससे दोस्तों सांप, है ना, सांप निकल आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कि जॉर्ज पंचम की लत कहाँ स्थित है। कोलकाता है, दिल्ली है, बिहार है, लखनऊ है। दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, क्या कि कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। तो कटाव के हिंदुस्तान को जो है स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है 1 से लेकर 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये आप लोग का पीवाईक्यू प्रश्न है। सो पीवाईक्यू प्रश्न 2024 में जो पूछा गया प्रश्न है वो क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन ज्यादातर लड़ता है। एक साल जो क्वेश्चन, एक साल बीच करके जो है क्वेश्चन जो रहता है ना, लड़ने का ज्यादा चांस रहता है। वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।